हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बंटा एक्शन पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस टेस्ट सेट नंबर 5, जिसमें हम हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मध्य गंगा घाटी, ऑप्शन बी बेलन घाटी, ऑप्शन सी गोमल घाटी, ऑप्शन डी बोलन घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेलन घाटी। बेलन घाटी ये फ्रेंड्स इलाहाबाद के पास एक पुरापाषाणकालीन स्थल पड़ता है, कोल्डी हावा। वहाँ से चावल के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सुरकोटता, कालीबंगा और धौलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगा, मांडा और सुतकोटदा, ऑप्शन सी सुतकोटदा, धौलावीरा और मांडा, ऑप्शन डी सुतकोटदा और कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सुरकोटदा और कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था क्योंकि? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए राजा ऐसा नहीं चाहता था, ऑप्शन बी ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी, ऑप्शन सी यह सामाजिक संरचना के अनुकूल नहीं था, ऑप्शन डी राजपथ आनुवंशिक नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी। ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था क्योंकि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः राजतंत्र का ही प्रचलन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, किस कारण से गढ़संघ क्षेत्रों को वैदिकोत्तर काल में मलेच्छ देश के रूप में इंगित किया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए वर्ण श्रेणी क्रम का नहीं होना, ऑप्शन बी वैदिक कर्मकांडों से विमुखता, ऑप्शन सी गौ हत्या का प्रचलन, ऑप्शन डी मलेच्छ भाषा बोला जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैदिक कर्मकांडों से विमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गौतम बुद्ध के जीवन से किसी प्रकार से नहीं जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्रों का समुच्चय खिलाफत आंदोलन के कारण शिक्षित भारतीय मुसलमानों के सरोकारों का प्रतिबिंबित करता था? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कॉमरेड और हमदर्द, ऑप्शन बी कॉमरेड और हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन सी जमींदार और मुस्लिम वॉइस, ऑप्शन डी हमदर्द, कॉमरेड, जमींदार और अल हिलाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कॉमरेड और हमदर्द। खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 एलेक्जेंडर कनिंघम,
ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी मार्टिमर व्हीलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक का जो सबसे पहले अभिलेख पढ़ा गया था वो था दिल्ली मेरठ का अभिलेख, और ये अभिलेख उन्होंने 1837 में सर्वप्रथम पढ़ा था, जबकि इस अभिलेख की खोज सर्वप्रथम 1750 में टेफेंटेल ने की थी। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। इनमें से कौन सा कथन मौर्योत्तर भू व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि पर संपूर्ण अधिकार होता था, ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि के हस्तांतरण का सीमित अधिकार था, ऑप्शन सी गैर धार्मिक कार्यों के लिए भूमि के हस्तांतरण का कोई अभिलेख नहीं है, ऑप्शन डी भूमि को उपजाऊ बनाने के वाला कोई व्यक्ति उसका स्वामी हो सकता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वामी को अपनी भूमि के हस्तांतरण का सीमित अधिकार था। मौर्योत्तर काल में जो भू व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि का संपूर्ण अधिकार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ है? तो इसके ऑप्शन है पत्तू पत्तू, ऑप्शन बी इंतुतुगोई, ऑप्शन सी शिलप्पदिकारम, ऑप्शन डी तोलकपियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तोलकपियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस कुषाण राजा ने धर्मथिद विरोध धारण किया था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिम, ऑप्शन ए बिम कडफिसेस, ऑप्शन बी कुजुल कडफिसेस, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी होविस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिम कडफिसेस, और यही प्रथम शासक था जिसने कुषाण वंश का जिसने तांबे के सिक्के ही प्रचलित किए थे, उन सिक्कों पर धर्मथिद उत्कीर्ण किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुड़ों के द्वारा हुड़ों का उन्मूलन का उल्लेख किया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्रयाग प्रशास्ति, ऑप्शन बी भीतरी अभिलेख, ऑप्शन सी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी मंदसौर अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से हमें स्कंदगुप्त की जो सफलता थी उस पे हुड़ों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गुप्त काल में वैदेशिक व्यापार का कौन सा नया मार्ग जोड़ा गया था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अफ्रीका जाने वाला समुद्री मार्ग, ऑप्शन बी एलेक्जेंड्रिया जाने वाला समुद्रिक मार्ग, ऑप्शन सी चीन जाने वाला स्थल मार्ग, ऑप्शन डी उत्तरी रूस जाने वाला स्थल मार्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी चीन जाने वाला स्थल मार्ग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहला है सातवाहन, दूसरा गुप्त, तीसरा शुंग, चौथा चोल। तो इनको हमें एक ऑर्डर में लगाना कि कौन सबसे पहले आया था और कौन सबसे बाद में आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 3 1 2, ऑप्शन सी 2 1 4 3, ऑप्शन डी 3 1 2 4। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम दोस्तों एलिमिनेशन मेथड से काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे सबसे बाद में इनमें कौन सा वंश आया था। तो सबसे बाद में इनमें जो वंश है वो है चोल वंश। तो चोल वंश सबसे बाद में ऑप्शन 2 में दे रखा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो बाकी के ऑप्शन हम सी और बी को हम कट कर देंगे। अब हम देखेंगे इनमें सर्वप्रथम जो आया था वो कौन सा वंश आया था।
तो इनमें जो सबसे पहले वंश का उल्लेख किया गया है वो है शुंग वंश, जो कि 185 ईसा पूर्व के आसपास आया था। तो इसका तो एक ऑप्शन 3 में कौन सा होगा? 3 और सबसे लास्ट में 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। चोलकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मरुगन, ऑप्शन बी नटराजन, ऑप्शन बी नटराज, ऑप्शन सी वेंकटेश्वर, ऑप्शन डी विष्णु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नटराज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अग्रहार भूमि दान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए राजा इसे किसी को भी दे सकता था, ऑप्शन बी यह कर मुक्त ग्राम के रूप में ब्राह्मणों को दी जाती थी, ऑप्शन सी दान ग्रहीता के आचरण पर आपत्ति होने पर राजा इसे वापस ले सकता था, ऑप्शन डी यह ब्राह्मणों के विशेष अधिकार को दर्शाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राजा इसे किसी को भी दे सकता था। अग्रहार भूमि कर मुक्त ग्राम सभा के रूप में ब्राह्मणों को दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन ए किराइन उन उ सदाइन, ऑप्शन बी तहकीक ए हिंद, ऑप्शन सी मिफ्ता उल फुफ्तुह, ऑप्शन डी नूर ए सिफिहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तहकीक ए हिंद, जो कि अलबुर्नी के द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई थी। और अलबुर्नी दोस्तों अलबुर्नी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा में हुआ था, जो कि मोहम्मद गौरी के साथ मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1021-22 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1024 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1025 ईस्वी में, और ऑप्शन डी 1027 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1027 ईस्वी में। महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में किया था, क्योंकि ये आक्रमण इसने जाटों के विरुद्ध किया था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर पर लूट कर वापस जाने पर इसको जाटों के द्वारा रोका गया था रास्ते में। इसी कारण से इसने 1027 में प्रतिशोध के लिए जाटों पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1191 के तराइन के युद्ध में, ऑप्शन बी 1194 में कन्नौज के विरुद्ध, ऑप्शन सी 1197-98 में अहिलवाड़ा के चालुक्यों के विरुद्ध, ऑप्शन डी 1205 में खोखरों के विरुद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1197-98 ईस्वी में अहिलवाड़ा के चालुक्यों के विरुद्ध इसने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की यात्रा नहीं करने वाला विदेशी यात्री इनमें से कौन है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन बी फर्नोआ नूनीज, ऑप्शन सी डोमिंगो पायस, ऑप्शन डी दुआर्ते बारबोसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी जो आया था दोस्तों, वो निकोलो कॉन्टी जो भारत आया था वो आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। खिज़ खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि? तो इसका ऑप्शन है ए उसने और उसके उत्तराधिकारियों ने सैयद उपाधि धारण की, ऑप्शन बी
खिजखा पूर्वी तुर्किस्तान के सैयद कबीले से संबंधित था। ऑप्शन सी, खिजखा पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था। ऑप्शन डी, वह इस्लामी धर्म दर्शन का विद्वान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, खिजखा पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन कर संग्राहक का कार्य नहीं करता था? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए, ग्राम प्रमुख, ऑप्शन बी, पटवारी, या ऑप्शन सी, गवर्नर, या ऑप्शन डी, करद सरदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, करद सरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित भक्ति मार्गी संतों में से कौन मोची था? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास, ऑप्शन बी, सूरदास, ऑप्शन सी, रैदास, या ऑप्शन डी, मलुकदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैदास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विजयनगर साम्राज्य में आयातित होने वाली सर्वाधिक अकेली वस्तु क्या थी? तो इसके ऑप्शन हैं बहुमूल्य पत्थर, ऑप्शन बी, घोड़े, ऑप्शन सी, विलासिता की वस्तुएं, या ऑप्शन डी, कच्चा रेशम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घोड़े। विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे ज़्यादा आयात किया जाता था वो घोड़े थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार में नहीं रहा था? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए, फारूक बेग, ऑप्शन बी, दसबंत, ऑप्शन सी, आगा रजा, या ऑप्शन डी, बशावन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फारूक बेग, क्योंकि यह फारूक बेग जहांगीर के शासनकाल में था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मुगल कालीन कृषि की अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए, आईन अकबरी, ऑप्शन बी, अकबरनामा, ऑप्शन सी, मुंतखाब उल लुबाब, ऑप्शन डी, तारीख ए फरिश्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईन अकबरी। आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। यह 3 भागों में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है 28। शेर खां की कृषि नीति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, शेर खां ने बोई गई जमीन की माप पर जो दिया था, ऑप्शन बी, शेर खां ने विभिन्न प्रकार की फसलों पर राज्य के हिस्से के लिए दरें निर्धारित की थी, ऑप्शन सी, प्रत्येक किसान द्वारा दी जाने वाली मात्रा को पत्ता कहे जाने पर कागज पर लिखवाया, ऑप्शन डी, माप जोख करने वालों को अपनी इच्छा अनुसार अपना शुल्क देने की छूट दी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर खां की कृषि नीति के अंतर्गत माप जोख करने वालों को अपनी इच्छा अनुसार अपना शुल्क देने की छूट नहीं दी गई थी।